हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था 22 क्वेश्चन तक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 22 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था। अब हम 23 से लेके 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच स्टेज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट फोकसेस ऑन एस्टेब्लिशिंग अ लॉयल कस्टमर बेस एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। व्यवसाय विकास का कौन सा चरण एक वफादार ग्राहक आधार स्थापित करने और उत्पादों तथा सेवाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है? बताइए कौन सा बिजनेस का स्टेज होता है जिसमें हमारा पूरा फोकस होता है कि हम अपना एक लॉयल कस्टमर बेस एस्टेब्लिश करें, मतलब हम अपने कस्टमर्स को वफादार बनाएं। जैसे टाटा का जो कस्टमर है ना, बड़ा वफादार होता है, बड़ा लॉयल होता है, चाहे उसको टाटा से कम प्राइस में कोई और प्रोडक्ट मिले ना, फिर भी वो मना कर देता है, क्योंकि टाटा के प्रति उसकी लॉयल्टी बन गई है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ स्टेज। किस स्टेज में? बाय इंट्रोडक्शन स्टेज में तो अभी अभी हम आए हैं। ग्रोथ स्टेज में हम अपना मार्केट बनाएंगे, मार्केट बनाने के लिए हम करेंगे मार्केटिंग, और मार्केटिंग में हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे कस्टमर के विश्वास के साथ हम ना खेलें। किसके साथ ना खेलें? कस्टमर के ट्रस्ट के साथ ना खेलें। अगर उसके ट्रस्ट के साथ नहीं खेलेंगे तो उसकी लॉयल्टी हमारे पास रहेगी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रोथ स्टेज, विकास चरण। अच्छा, तो फिर इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या आता है ये भी याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन स्टेज में बिजनेस को स्टैब्लिश करना और बिजनेस से संबंधित जितने भी प्रीलिमिनरी वर्क्स होते हैं उसको करना होता है। अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना आता है, समझ आया? इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, सर्विसेज को लॉन्च करते हैं, और हम अपना जो कस्टमर्स होते हैं उनको बुलाते हैं पहले। अब जब कस्टमर्स आते हैं तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं? ग्रोथ स्टेज में। एंड वी अप्लाई डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स, हम अलग अलग विपणन के तरीके अपनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, What is a characteristic feature of a sole proprietorship? एकल स्वामित्व की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है लिमिटेड मैनेजरियल कंट्रोल, सेपरेट लीगल एंटिटी, अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल या अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पूछा गया फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। भाई लिमिटेड मैनेजरियल कंट्रोल, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो पार्टनरशिप में होता है, ये तो कंपनी में होता है। ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता है। किसी भी मैनेजर के पास, पार्टनरशिप में 4 पार्टनर है, सबके पास थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होता है। ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसके पास तो पूरा कंट्रोल होता है, सोल कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ही नहीं, और जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, जिसका पंजीयन अनिवार्य है, उसी का क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। उसका कानून की नजरों में एक अलग पहचान होती है। नहीं तो एचयूएफ की सेपरेट लीगल एंटिटी कहां होती है? बिल्कुल वॉलंटरी होती है। एचयूएफ का वॉलंटरी होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का वॉलंटरी होता है, पार्टनरशिप का भी वॉलंटरी होता है। ठीक है भाई, अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल बिल्कुल गलत बात है। सोल प्रोप्राइटरशिप का बड़ा ही लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होता है, मतलब बहुत ज्यादा विकास नहीं कर सकता है, बड़ा सीमित विकास इसका होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता नहीं है? पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शंस है इनोवेशन। तो क्या बिजनेस में इनोवेशन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई। बिजनेस तो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन इज एंगेज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कंटिन्यूअस बेसिस। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस तो हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही करते हैं, हमारा मेन मकसद यही होता है। इसका आंसर क्या होगा? अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अप्रत्याशितता। ऐसे ऐसे शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज? सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? सीमित होता है। एग्जाम में याद रखिएगा, कंपनी पूछे या कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछे, दोनों में लायबिलिटी कैसी है मेंबर्स की? लिमिटेड है। हाँ, एक एक्सेप्शन है एचयूएफ। एचयूएफ में थोड़ा सा मामला अलग है। एचयूएफ में कर्ता की अनलिमिटेड होती है, को पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड। किसमें लिमिटेड होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में और कंपनी में। किसमें अनलिमिटेड होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में। एचयूएफ में क्या होता है? केवल कर्ता का लिमिटेड, बाकी को पार्टनर्स का लिमिटेड होता है। अच्छा, एक और है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें क्या याद रखेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी हमारी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। किसकी? पार्टनर्स की। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार के पार्टनर्स होते हैं, जनरल पार्टनर्स और स्पेशल पार्टनर। स्पेशल पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड, और जनरल पार्टनर की कैसी होगी? अनलिमिटेड। लेकिन आप क्या याद रखेंगे कि एलएलपी में सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया था
कि ये बताइए कि एलएलपी एक्ट कब पास हुआ? कब पास हुआ? याद रखिएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को गवर्न किया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, यानी सीमित साझेदारी अधिनियम 2008। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स? किस व्यवसायिक गतिविधि में उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं का स्थानांतरण किया जाता है? ऑप्शंस हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण उद्योग, सर्विस यानी सेवा, रिटेलिंग यानी खुदरा बिक्री, या होलसेल यानी थोक। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में तो हम सामान बनाते हैं, कस्टमर को थोड़ा देते हैं। सर्विस में, सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस मतलब हमने कोई सेवा दिया। ठीक है, होलसेल मतलब हमने सामान मैन्युफैक्चर से बल्क में खरीदा, उसको हम रिटेलर को बेचेंगे, तो हम रिटेलर को बेच रहे हैं, कंज्यूमर को नहीं। लेकिन रिटेलिंग में क्या होता है कि हम सामान सीधे सीधे कंज्यूमर को बेचते हैं। रिटेलर क्या करता है? सामान कंज्यूमर को बेचता है। होलसेलर क्या करता है? सामान रिटेलर को बेचता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? सामान होलसेलर को बेचता है। यानी एक चेन बना हुआ है। कौन सा चेन? सबसे पहले सामान बनेगा कहाँ? मैन्युफैक्चरर के पास, और ये भेजेगा किसको? फिर होलसेलर को, यानी थोक विक्रेता का जो व्यापारी होगा। इसके बाद से होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को। फुटकर विक्रेता, इसके बाद से रिटेलर किसको बेचेगा? तो कंज्यूमर को सामान कौन दे रहा है? इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, खुदरा बिक्री। अगला, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑपरेशन? व्यवसाय परिचालन का उद्देश्य क्या है? एंश्योरिंग सोसाइटल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंडों को सुनिश्चित करना, मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना, मिनिमाइजिंग प्रॉफिट, मुनाफा कम करना, या अचीविंग फाइनेंशियल यानी वित्तीय विकास हासिल करना। आंसर क्या होगा? उसका आंसर क्या होगा? पूछा गया है कि बिजनेस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। क्या हम बिजनेस ऑपरेशन में प्रॉफिट को कम करना चाहते हैं? भाई बढ़ाना चाहते हैं। कि हम सोशल वेलफेयर को बढ़ाना चाहते हैं? नहीं भाई, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना कहो या अचीविंग फाइनेंशियल गेन कहो, बात एक ही है। जिसका आंसर क्या होगा? अचीविंग फाइनेंशियल यानी वित्तीय विकास हासिल करना। यानी हमारा जो बिजनेस ऑपरेशन होता है उसका मकसद होता है कि हम वित्तीय विकास हासिल करें, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को अचीव करें। अगला क्वेश्चन, व्हाई आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस? संगठनात्मक सफलता के लिए व्यावसायिक उद्देश्यों की महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन, दे क्रिएट कंफ्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, वे कर्मचारियों के बीच भ्रम पैदा करते हैं। दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, वे दिशा का बोध कराते हैं। दे लिमिट इनोवेशन, वे नवाचार को सीमित करते हैं। या दे हिंडर कस्टमर रिलेशन, वे ग्राहक संबंधों में बाधा डालते हैं। क्या होगा इसका आंसर? भाई उद्देश्य, उद्देश्य हमें एक दिशा देता है। जब आपके लाइफ में एक गोल होता है ना, तो आप एक डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि मुझे सीए बनना है या सीएस बनना है, मुझे बीकॉम कंप्लीट करना है, तो आपको पता होता है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी करते हैं, मन करता है खेलते हैं, मन करता है पढ़ते हैं, मन करता है कुछ भी करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बिजनेस में होता है। जब तक बिजनेस का उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा तब तक बिजनेस का डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं होगा। तो उद्देश्य से हम बिजनेस का क्या डिटरमाइन कर लेते हैं? डायरेक्शन, यानी उसकी दिशा तय कर लेते हैं कि हमारा बिजनेस किस दिशा में जाएगा। अगला, व्हाट डिस्टिंग्विशेस कॉमर्स फ्रॉम इंडस्ट्री? यानी वाणिज्य को उद्योग से क्या अलग करता है? कॉमर्स इंडस्ट्री से कैसे अलग है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फाइनल कंज्यूमर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस। तो इसका आंसर होगा गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू फाइनल कंज्यूमर। पूछा गया कॉमर्स इंडस्ट्री से कैसे अलग है? तो भाई कॉमर्स का काम है फैक्ट्री में बने गए सामान को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना, यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक चीजों को पहुंचाना। इसको हम कहते हैं पीओपी से लेके कहां तक पहुंचाएंगे हम? पीओसी। ये काम किसका होता है? अच्छा, कॉमर्स में आता क्या भाई? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार में क्या होता है? सामान को खरीदा, सामान को बेचा। दिस इज कॉल्ड ट्रेड, दिस इज कॉल्ड व्यापार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज बिजनेस कंसीडर अ ड्राइविंग फोर्स फॉर इनोवेशन? व्यवसाय को नव परिवर्तन के लिए प्रेरक शक्ति क्यों माना जाता है? नव परिवर्तन मतलब
कुछ नया करना। तो क्यों माना जाता है भाई? पहला, इट डिस्करेजेस रिस्क टेकिंग, ये जोखिम लेने को हतोत्साहित करता है। या इट प्रमोट्स कॉम्प्लिसेंसी, यानी यह शालीनता को बढ़ावा देता है। या इट इनकरेजेस कॉम्पिटिशन, यह प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। या इट लिमिट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यह तकनीकी प्रगति को सीमित करता है। अब आप बताइए कि हमारे देश में इनोवेशन होगा तो हमारे देश में प्रोडक्ट्स के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे मान लो नोकिया क्यों फेल हो गया? क्योंकि नोकिया ने टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं किया, तो कंपटीशन में उससे बड़े बड़े प्लेयर्स आज आ गए हैं और नोकिया इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट जस्ट बिकॉज ऑफ लेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इट इनकरेजेस कंपटीशन, जब जब इनोवेशन आया है तब तब कंपटीशन बढ़ा है। ठीक है, इसका सी हो जाएगा, यह प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच एरा विटनेस द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू बिजनेस प्रोसेस? किस युग में व्यवसायिक प्रक्रियाओं को प्रौद्योगिक का एकीकरण देखा गया है? मतलब किस युग में हमने देखा है कि जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। पहले कार बनानी थी तो असेंबली लाइन मेथड हुआ करता था। हेनरी फोर्ड का आपने नाम सुना होगा, जिनकी फोर्ड कार आती है। बहुत पहले 1940s की बात है, जब ये कारें वगैरह बनना स्टार्ट हुई थी, तो फोर्ड की कार स्टार्ट हुई थी बनना असेंबली लाइन मेथड पे। बड़ा मुश्किल था पहले कार बनाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई तो हमारा बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। तो भाई हमारे बिजनेस में हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। किस एरा में? इंडस्ट्रियल एरा में। किस एरा में? यानी औद्योगिक युग में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल एरा। विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, व्यापार उद्योग का हिस्सा है। कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ ट्रेड, वाणिज्य व्यापार का हिस्सा है। कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, वाणिज्य व्यवसाय का हिस्सा है। इंडस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स, उद्योग वाणिज्य का हिस्सा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, पूरा डायग्राम एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए। क्या था सबसे ऊपर? बिजनेस। क्या था? बिजनेस यानी व्यावसायिक गतिविधियां, बिजनेस एक्टिविटीज दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी इंडस्ट्री यानी उद्योग। क्या होती है? इंडस्ट्री यानी उद्योग। और एक होती है आपकी कॉमर्स। अब देखिए, इंडस्ट्री जो होती है ना, इसके फर्दर 3 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री। कौन सा होता है? टर्सरी इंडस्ट्री। अब इस प्राइमरी के भी 2 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन सा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री, यानी निष्कर्षण उद्योग और प्रजनन उद्योग। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब प्राथमिक उद्योग। अब ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसके भी 2 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के फिर 4 हो जाएंगे। कौन कौन सा है? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग। ये 4 प्रकार हो जाएंगे। अब देखो, कॉमर्स में आ गए तो इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक ट्रेड होता है और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। यानी एक होता है व्यापार, एक होता है व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब पूछा गया है इसमें अलग अलग ऑप्शन कि ट्रेड किसका पार्ट है? इंडस्ट्री। भाई गलत बात है, इंडस्ट्री अलग है, ट्रेड अलग है, गलत। दूसरा, कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स ट्रेड का पार्ट है कि ट्रेड कॉमर्स का पार्ट है? भाई कॉमर्स बाप है, बेटा ट्रेड है। ट्रेड बाप और कॉमर्स बेटा नहीं है। समझ आया? तो ये भी गलत हो गया। कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, तो भाई बिजनेस है, उसके नीचे वो क्या है? कॉमर्स। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। अगला क्वेश्चन, विच फोकसेस मोर ऑन द ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? कौन वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन संबंधी पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? उद्योग, इंडस्ट्री, कॉमर्स, वाणिज्य, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी, या नन ऑफ दीज? कॉमर्स होगा इसका आंसर। भाई इंडस्ट्री का काम है प्रोडक्शन करना, ट्रांजेक्शन करना नहीं। क्या काम है उसका? ट्रांजेक्शन करना। किसका काम है? ट्रेड। इसलिए ट्रेड का डिफिनेशन क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो उससे बाइंग सेलिंग का मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं और कुछ दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमर्स, वाणिज्य। अगला क्वेश्चन, विच इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? कच्चे माल को तैयार माल में बदलना किसमें शामिल है? इंडस्ट्री, कॉमर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? इंडस्ट्री का काम होता है रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाना। अच्छा, इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी।
प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग या सहायक उद्योग। जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है यानी जो प्राथमिक उद्योग होते हैं इसके दो प्रकार, कौन कौन से? एक्सट्रैक्टिव यानी निष्कर्षण उद्योग, जेनेटिक यानी जनन उद्योग। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी जो एक्सट्रैक्शन करती है किसका? रॉ मटेरियल्स का, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, जो हम पेट्रोलियम नहीं कहेंगे, जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है उसमें आ जाता है। ठीक है, इसके तमाम सारे मैंने लेक्चर्स दे रखे हैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सारथी के स्टूडेंट्स को पता होगा। अगला क्वेश्चन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गिव्स मोटिवेशन टू, व्यवसायिक संगठन प्रेरणा देता है। भाई किसको प्रेरणा देता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन देता है किसको? एफिशिएंसी को। क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमको मोटिवेशन देता है कि तुम टैक्स की चोरी करो? क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें ये मोटिवेशन देता है कि तुम अपने प्रोडक्ट में मिलावट करो, एडल्ट्रेशन करो? या फिर हमें कहता है कि प्राइस बढ़ाओ? इसका आंसर क्या होगा? एफिशिएंसी। ठीक है, ये बोल रही है जैसे नेहा चल हट हवा आने दे ऐसे इशारा कर रही है चल हट हवा आने दे। अगला क्वेश्चन 37, द मीनिंग ऑफ ट्रेड इज, व्यापार का अर्थ है, तो क्या है भाई अर्थ इसका? परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस कही है, परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज कही है। इसका आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रूशियल कंसीडरेशन व्हेन एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस। ध्यान से, जब आप एक नए व्यवसाय का स्थापना कर रहे हैं तो इसमें से सबसे ज्यादा क्रूशियल यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है आपके लिए? ऑप्शन है मार्केट सैचुरेशन, बाजार संतृप्ति, ओवर एस्टिमेटिंग कॉस्ट यानी लागत का अधिक आकलन करना, अंडर एस्टिमेटिंग डिमांड यानी मांग का कम आकलन करना, या थ्रू मार्केट रिसर्च, थॉरो मार्केट रिसर्च यानी गहन बाजार अनुसंधान। ध्यान से, जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या हम बिजनेस स्टार्ट करते ही पूरे मार्केट के लीडर बन जाएंगे, मार्केट सैचुरेट कर लेंगे? नहीं करेंगे भाई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला गलत हो जाएगा। दूसरा, हम जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट ना करेंगे ना ही अंडर एस्टिमेट करेंगे, कॉस्ट का एस्टिमेट करेंगे। क्या करेंगे? आकलन करेंगे, ना ज्यादा आकलन करेंगे ना कम आकलन करेंगे। अगला, अंडर एस्टिमेटिंग डिमांड, हम डिमांड को कम आंक रहे हैं, भाई ये भी नहीं होता है। इसका आंसर क्या होता है? थोरो मार्केट। थोरो मतलब बहुत गहनता से पूरे मार्केट का रिसर्च करेंगे, मतलब तो पूरे बाजार का अनुसंधान करेंगे। अगला, अब ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा जो बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़े हमसे। क्या बात है, स्वॉट का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा। आज से लगभग 2 साल पहले, नहीं 1.5 साल पहले, एक इन्वेस्टर आए थे जो टारगेट गुरुकुल में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। वी वांटेड टू इन्वेस्ट मनी इन टारगेट गुरुकुल। उन्होंने हमको कहा कि भाई मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मुझे एक प्रेजेंटेशन दीजिए और अगर आप इन्वेस्टर चाहते हैं तो मैं और भी इन्वेस्टर ला सकता हूँ। मैंने उनको इस स्वॉट फॉर्मूला के बेसिस पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बना के दिखा दिया कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये वीकनेस है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी और हमारी ये मुसीबतें हैं। और वो लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत इंप्रेस हुए, जबकि ये स्वॉट बहुत बड़ी चीज नहीं, इट इज वेरी इजी। जैसे आपकी जिंदगी में भी 4 चीजें हैं, कुछ आपकी मजबूतियां होंगी, कुछ आपकी कमजोरियां होंगी, कुछ आपके पास अवसर होंगे और कुछ आपकी मुसीबतें होंगी। ये चारों चीजें हमेशा आपके जीवन में होती हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है और अपने थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बनाना है। प्रॉब्लम सॉल्व, जिंदगी आसान, समझ आया? लेकिन दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं और अपनी मुसीबतों को अपना अवसर बनाएं। ठीक है, तो स्वॉट का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अगर आपको कल को कोई बिजनेस प्लान देना हो किसी इन्वेस्टर के सामने तो कैसे देंगे? आप मान लीजिए किसी मार्केट में आए हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़, मजाक मत करना। यू आर नॉट स्टडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जस्ट फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यूज इन योर सेमेस्टर एग्जाम एंड गेटिंग 9 SGPA। दिस इज नॉट योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। भाई कल को बीकॉम कंप्लीट करके नौकरी तो करनी है किसी कंपनी में, नौकरी नहीं करनी तो खुद का बिजनेस तो एस्टेब्लिश करना है। ये तो करोगे, या तो बिजनेस चलाओगे या तो नौकरी करोगे। भाई बिजनेस चलाना है, हमारे सूरज साहब सेठ बनेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई बिजनेस प्लान है, कैसे लाकर अपने इन्वेस्टर को बताएंगे उसका जेब में से पैसा निकाल कर आराम से दे दे आपको? यू शुड हैव अ प्लान। तो कोशिश करो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को केवल एमसीक्यू रटने के पॉइंट ऑफ व्यू। अब तो एग्जाम आ गया, कुछ लोग कहेंगे सर जी बकैती मत करिए, हमारा एग्जाम है 4 दिन बाद, 6 दिन बाद एग्जाम है, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम अभी तो 8 दिन है, थोड़ा सा सोचा करो टॉपिक पे, इस टॉपिक पे मैं कैसे प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता हूँ, मैं कैसे बिजनेस प्लान बना सकता हूँ। अगर नहीं सोचते तो वही फिर एग्जाम पास करो, आगे बढ़ते रहो, जिंदगी में नौकरी तो मिलेगी नहीं, फिर सरकार को गालियां दो कि अनएम्प्लॉयमेंट है। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ न्यू बिजनेस
व्हाट डज स्केलेबिलिटी रेफर टू? पता है ये शब्द मैंने सबसे पहले कहाँ सुना था? जब मैंने शार्क टैंक इंडिया देखा था आज से 2 साल पहले। शार्क टैंक इंडिया ना, शार्क टैंक इंडिया, उसमें इन्वेस्टर्स आते हैं और उसमें कुछ बिजनेसमैन आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी लोग। वो क्या करते हैं, अपना प्लान बताते हैं कि भाई मेरा ये प्लान है, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए। ये जो स्केलेबिलिटी है, ये सेम क्वेश्चन हमारा इन्वेस्टर भी हमसे पूछा था। हमसे पूछा था भाई तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है तुम लोग कहाँ तक पढ़ाओगे? गोरखपुर यूनिवर्सिटी को पढ़ा लोगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी को पढ़ा लोगे, इसके अलावा कहाँ पढ़ा पाओगे? तो मैंने उनको जब स्केलेबिलिटी बढ़ाई कि भाई हमारे देश में मोर देन लगभग 500 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। केवल स्टेट में हमारे 80 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 80 यूनिवर्सिटीज़ केवल यूपी में। अगर हम 80 यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की संख्या की बात करें तो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं। सो मार्केट इज़ वेरी वाइड। दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। मतलब आप अपना बिजनेस कितने बड़े स्तर पे कर सकते हैं और कितने बड़े स्तर तक अपना आपका बिजनेस जा सकता है। अभी हमारा बिजनेस बहुत छोटे स्तर पे है, हमारा टारगेट बिल्कुल बहुत छोटे स्तर पे है, बट वी हैव टू एक्सपांड इट टू वेरी मच मच एंड मच लेवल। समझ में आया? इसका आंसर होगा एबिलिटी टू एक्सपांड और ग्रो। किसी बिजनेस के अंदर वो क्षमता जिससे वो विस्तार कर सकता है, उसका विकास हो सकता है। अगला क्वेश्चन 41, विच बिजनेस फॉर्म प्रोवाइड्स अनलिमिटेड लायबिलिटी टू इट्स ऑनर? कौन सा व्यवसाय प्रपत्र अपने मालिक को असीमित दायित्व प्रदान करता है? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी। एचयूएफ एक्सेप्शन है। एचयूएफ में क्या होगा? एचयूएफ में क्या होगा? कर्ता अनलिमिटेड और को पार्टनर्स की लिमिटेड। इसका आंसर क्या होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? यानी संयुक्त स्टॉक कंपनियों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? लिमिटेड लायबिलिटी यानी सीमित दायित्व, सोल ओनरशिप यानी एकमात्र स्वामित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी असीमित दायित्व, या एब्सेंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज यानी कानूनी औपचारिकताओं का अभाव। तो भाई सबसे पहली चीज, कंपनी का मालिक कोई एक इंसान नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है और कंपनी में लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कंपनी को अलग से को कंपनी सेक्रेटरी हायर करना पड़ता है, इसको हम सीएस कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व होता है कंपनी में। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ कोऑपरेटिव फ्रॉम अदर बिजनेस फॉर्म्स? एक सहकारी संस्था को अन्य व्यावसायिक रूपों से क्यों अलग माना जाता है? ऑप्शंस हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी लाभ अधिकतमकरण, लिमिटेड मेंबरशिप सीमित सदस्यता, डेमोक्रेटिक कंट्रोल बाय मेंबर्स सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण, या एब्सेंस ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी सामाजिक उद्देश्यों का अभाव। तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी काम किसके लिए करती है? सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए ना। मेंबर्स जो होते हैं उन्हीं के सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता नहीं है इसका, तो एब्सेंस होगा नहीं सोशल ऑब्जेक्टिव का। लिमिटेड मेंबरशिप होती नहीं है भाई, मिनिमम पे लिमिट है, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। मिनिमम कितने चाहिए? 10 एडल्ट मेंबर्स, ठीक है, 10 ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो। तो इसका आंसर क्या होगा? डेमोक्रेटिक कंट्रोल बाय मेंबर्स। पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है सारे सदस्यों का। समझ में आया? इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या पूछा? क्या अलग करता है? तो वही तो अलग करता है भाई। सारे बिजनेसेस में डेमोक्रेटिक कंट्रोल नहीं होता है, ऑटोनोमी होती है कहीं पे प्रोफेशनलिज्म होता है। जैसे कंपनी में प्रोफेशनलिज्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑटोनोमी है, पार्टनरशिप में म्यूचुअल कंसेंसस क्या हो सकता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज की एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? एकल स्वामित्व का मुख्य लाभ क्या है? बिजनेस करना आसान है, आसानी से आप डिसीजन ले सकते हैं। भाई लिमिटेड लायबिलिटी तो होती नहीं, ससुरा के अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, असीमित दायित्व होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होता नहीं क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, और कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस तो होता नहीं क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मेंबर खत्म तो बिजनेस खत्म, कंपनी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एज ऑफ डिसीजन मेकिंग, किसी से पूछना नहीं है, खुद है जो मन करे तो करना है, तो निर्णय ले सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 45, व्हाई इज एडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन? एक सफल व्यवसायी के लिए अनुकूलनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, इट लिमिट्स इनोवेशन, यह नवाचारों को सीमित करता है। इट इनहिबिट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यह समस्या समाधान को प्रेरित करता है। इट हेल्प्स इन नेविगेटिंग चेंजेस, यह परिवर्तनों को नेविगेट करने में मदद करता है। इट क्रिएट्स अ रिजिड वर्क एनवायरनमेंट। अब देखो क्या पूछा गया, एडेप्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है एडॉप्शन और होता है एडेप्शन।
दोनों में अंतर है। वैसे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों नाउन ही है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन इसमें अंतर इनके वर्थ में। देखो एडॉप्शन मतलब होता है ना, जो जैसा है उसको ऐसे ही अपना लिया। जैसे बियाह होता है, ठीक है, दो लोग का बियाह हुआ है, एक लड़की है एक लड़का है, लड़की लड़के में बियाह होता है, लड़का लड़का में बियाह थोड़ा ना होता है। मान लो एक लड़की है जो एक लड़के को प्यार करती है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन लड़का सुंदर नहीं है, उसको उसने वैसे ही अपना लिया, दिस इज कॉल्ड एडॉप्शन। उसने, लड़की ने कहा जाओ पहले सुंदर होके आओ, पहले बॉडी बना के आओ, तब ब्याह करेंगे। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी, यानी एडेप्शन। एडेप्शन में आप चीजों में कुछ परिवर्तन करते हैं, उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आया? यहाँ पे जैसा है वैसे अडेप्ट कर लिया, वैसे उसको अपना लिया, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले उसमें कुछ चेंज करेंगे, उसके बाद से अपने बिजनेस में उसको लाएंगे। तो एडेप्टेबिलिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे बिजनेस में परिवर्तन को एक दिशा देता है। कौन? एडेप्टेबिलिटी। भाई कोई भी बिजनेस एकदम स्टैटिक है, वो किसी भी चीज को एडॉप्ट नहीं करना चाहता। वो कहता भाई हम जैसे वैसे रहेंगे, हम कुछ बदलेंगे नहीं, तो बिजनेस के आगे बढ़ पाएगा। नोकिया भाई सबसे बढ़िया एग्जांपल, उसने कहा कि हम कीपैड फोन बनाते थे, ससुरा कीपैड फोन बनाएंगे, चाहे तुम खरीदो चाहे मत खरीदो, हमको पता है कंज्यूमर खरीदेगा, तो ये तो अधिक ही हुआ ना, तो नहीं चला उसका फोन। तो एडेप्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चेंजेस को नेविगेट करता है। अगला क्वेश्चन 46, इन अ पार्टनरशिप व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स? आप सभी को पता है पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है और सीमित दायित्व होता है। साझेदारी में सारे साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। व्हाई इज लोकेशन क्रूशियल फॉर अ न्यू बिजनेस? एक नए व्यवसाय के लिए स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? भाई अब बताइए, हमको बड़ा मन कर रहा है कि हम टारगेट गुरुकुल का कोचिंग खोलें, एकदम बढ़िया जगह मिला हमको, एकदम सस्ते में, 5 रुपया मिल रहा है, सॉरी 5,000 रुपया मिल रहा है महीने का रेंट पे। पता है जगह कौन सी है? पूछो कौन सी है, पूछो कौन सी है? कुसमी जंगल के बिल्कुल बीच में खोल दे वहां पे कोचिंग, कंज्यूमर वहां तक पहुंच जाएंगे? कोई आएगा ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कि आपका कंज्यूमर आपके बिजनेस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमें कंज्यूमर को अपने बिजनेस तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि हम ये डिसाइड करें सही से कि कंज्यूमर हमारे बिजनेस में कहां तक आ सकता है, उसकी एक्सेसिबिलिटी से के हिसाब से हम बिजनेस का लोकेशन डिसाइड करें। उसका आंसर क्या होगा? यह ग्राहक की पहुंच को प्रभावित करता है। अब भाई कौन ऐसा जगह बिजनेस खोलोगे जहां ग्राहक ना पहुंच पाए, तो भाई ग्राहक क्यों जाएगा? तो बिजनेस में नहीं चल पाएगा तुम्हारा। अगला, व्हाट रोल डज रेजिलेंस प्ले इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेसमैन? एक व्यवसायी की सफलता में लचीलापन क्या भूमिका निभाता है? लचीलापन मतलब रेजिलेंस क्या होता है भाई? फ्लेक्सिबिलिटी, यू नो। भाई एक बिजनेसमैन को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसको लग रहा है कि कुछ परिवर्तन करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, तो चेंज कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए बिजनेसमैन को। तो ये किसकी बात कर रहा है भाई? रेजिलेंस की। और बिजनेसमैन के अंदर रेजिलेंस है तो क्या प्रमोट करेगा ये? क्रिएटिविटी। भाई वही इंसान रचनात्मक होता है जो एक तरीके से नहीं 100 तरीके से सोचता है। और 100 तरीके से कब सोच पाएंगे आप? जब आप रिजिड नहीं रहेंगे, जब आप फ्लेक्सिबल रहेंगे। समझ में आया? तो अगर कोई बिजनेसमैन फ्लेक्सिबल है तो क्या प्रमोट करेगा? क्रिएटिविटी को प्रमोट करेगा, उसके अंदर रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपका जो सारथी कोर्स है वो आपके टारगेट गुरुकुल ऐप पे चल रहा है, उसको जाइए अभी से टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करिए, सारथी को ज्वाइन कर लीजिए। और 49, विच क्वालिटी फोस्टर्स इफेक्टिव नेटवर्किंग इन बिजनेस? कौन सा गुण व्यवसाय में प्रभावी नेटवर्किंग को बढ़ावा देता है? ध्यान से, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में नेटवर्किंग अच्छी, नेटवर्किंग मतलब बहुत सारे लोगों के साथ हम संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग हमसे मिलेंगे कैसे? जब हम एक्सट्रोवर्ट होंगे। कैसे होंगे? एक्सट्रोवर्ट मतलब हम लोगों से बात करने जाएंगे। अब हम घर में लुकाए रहेंगे तो लोग हमसे बात करने थोड़ा ना आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सट्रोवर्जन, यानी बहिर्मुख, अरे दादा हो दादा, बहिर्मुखता कहेंगे, ठीक है? क्या कहेंगे इसको? बहिर्मुखता कहेंगे। तो एक्सट्रोवर्जन। अब देखो सामाजिक मेलजोल से बचना, तो बचना नहीं होगा, मिलना होगा, ठीक है? अवॉइडेंस, अवॉइडेंस लिखा है यहाँ पे, मतलब हम समाज में जाते ही नहीं हैं। इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है? एक्सट्रोवर्जन ही होगा। लेकिन ये ऑप्शन इसका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अवॉइडेंस की बात हो जा रही है। अगर यहाँ पे हम सामाजिक चीजों में इन्वॉल्व होते, इन्वॉल्विंग इन सोशल इंटरेक्शन, तो इसका आंसर ये सही हो सकता था, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप इन बिजनेस?
व्यवसाय में प्रभावी नेतृत्व के लिए कौन सा गुण आवश्यक है भाई? तो लीडरशिप मैंने आपको बताया था, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया। मैंने उसमें आपको बताया था कि बिजनेसमैन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। ऑफलाइन वाले बता देंगे और ऑनलाइन वाले जो हमारे सारथी के बच्चे होंगे वो भी कमेंट करके बता देंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप पे छोड़ दें कि बता दें आंसर? ऑप्शंस हैं कॉम्प्लिसेंसी यानी शालीनता, रेजिस्टेंस टू चेंज यानी परिवर्तन का प्रतिरोध, या डिसिजिवनेस यानी निर्णयशीलता परिवर्तन का, अरे यार इसका होगा आंसर निर्णयशीलता, बाकी छोड़ दो। ठीक है, अगला अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, जोखिमों से बचाव। तो क्या होगा इसका आंसर? बिजनेसमैन के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो जल्दी जल्दी डिसीजन ले और सही सही डिसीजन ले। इसका आंसर हो जाएगा डिसिजिवनेस। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा लीडर उसे कहा जाता है जो डिसीजन लेने में संकोच ना करे, डरे नहीं और सही डिसीजन ले। ठीक है, चलिए सो दैट्स इट। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। लिंक पे क्लिक करके सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको तमाम सारी कम्युनिकेशन होंगी हमारे साथ, और हम लोग फ्यूचर में बातचीत करेंगे आपसे। तमाम वीडियोस जो आने वाली हैं वो कब आने वाली हैं वो सारी जानकारी हम वहीं पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे।